दोस्तों स्वागत है आप सभी का श्लोक शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे आप। 300 क्वेश्चन आपके ऐसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। आपको पता होना चाहिए द्विसदनीय विधायिका किस किस राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 राज्यों में। ठीक है, तो 6 राज्यों में से आपका उत्तर प्रदेश कॉमन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। वो 6 राज्य आपको कौन कौन से याद करने हैं? उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार। ठीक है, बिहार में द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या है? विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही 6 राज्यों में भारत के है। और ये इसमें 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार। इसके अलावा आपको याद रखना है कर्नाटक और महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, और इसके अलावा 2 राज्य और कौन से हो गए? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आपको 6 राज्य याद रखना है जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ठीक है, सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो अब संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। जबकि अमेरिका की बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स आपको यहाँ से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जबकि सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य बात करें नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की, तो वो आपको ध्यान रखना है आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का राइट आंसर कर सकते हैं सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए? आपके ऑप्शन है 83वां संशोधन, 73वां, 92वां या फिर 93वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संशोधन। ठीक है, 1992 में 1992 अधिनियम के तहत ये जो है पंचायती राज 73वें संशोधन में 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 1993 में लागू हुआ पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज की बात करें तो आपके ये 9वें भाग में, ठीक है, 9वें भाग में संविधान के और 11वीं अनुसूची में वर्णित है। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 73वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रयी शब्द से तात्पर्य है? तो त्रयी शब्द से तात्पर्य क्या हो जाएगा? 3 वेदों से हो जाएगा। जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं, इसके त्रयी इसमें आपका अथर्ववेद नहीं आता है। वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है। ठीक है, जबकि नवीनतम वेद आपको पता होगा अथर्ववेद है, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। तो ये तीनों वेद वेद त्रयी या त्रयी के अंतर्गत आते हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये कब लड़ा गया? 1764 में, 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। किसके बीच में? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, इन्होंने किसके साथ में लड़ा? अंग्रेजों के साथ में। और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व तो आपको ध्यान रखना है हेक्टर मुनरो, है ना। हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व किया अंग्रेजों की तरफ से। और इसमें विजयी कौन रहे? अंग्रेज रहे और ब्रिटिश लोग रहे। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764। ठीक है, ध्यान रखना है 1764। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितनी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 330 रुपये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितनी है? 330 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए वाराणसी में है भारतीय कला भवन संग्रहालय। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई, तो ये क्या होती है? आपको पता होगा वॉट होती है। किसकी? इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट। ठीक है, वॉट होती है। तो वाट या इसी को क्या बोल सकते हैं? जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट जो सब्सटेंस है ये जो है फोटोग्राफी में यूज होता है, सोडियम थायोसल्फेट। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जंतु व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंटोमोलॉजी क्या किसे कहते हैं? जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। जबकि इकोलॉजी आपको पर्यावरण से रिलेटेड हो जाएगा और इथोलॉजी में जंतु व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाता है। और इसमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? ध्यान रखना है रूमटेक। ठीक है, रूमटेक मठ जो है कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इसे धर्मचक्र केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बाकी हेमिस की बात करें तो ये कहाँ आपका है? हेमिस के अलावा फुकताल भी एक मठ है। हेमिस और फुकताल ये कहाँ आपके हो जाएंगे? लद्दाख में। ठीक है, इसके अलावा ये जो ताका मठ है ये कहाँ है?
हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा मठ है? ताबो मठ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलम आरा, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी मतलब बात करने वाली जिसमें ऑडियो भी हो, तो वो फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है? तो ये किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया? आपके ऑप्शन है शेरशाह, हुमायूं, महाराणा प्रताप, अकबर। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। इसमें पराजित कौन हुआ? पराजित महाराणा प्रताप हुए। उसके बाद इन्होंने अरावली की पहाड़ियों में शरण ले ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप और अकबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम, ठीक है। सॉरी, मीर जाफ़र आंसर हो जाएगा। मीर जाफ़र करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1757 के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और ये युद्ध हार गए। इस वजह से मीर जाफ़र राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, रोम बोलते हैं। रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं, रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से कौन सा बंदरगाह सुमेलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू, न्यावा सेवा महाराष्ट्र, कामराजार विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला गुजरात, पारादीप उड़ीसा। तो आपको पता है ये तीनों आंसर सही हैं, जबकि बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस बंदरगाह को एन्नौर बंदरगाह भी बोलते हैं, एन्नौर बंदरगाह, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो विशाखापट्टनम गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलेरू झील, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। कूट दिए गए हैं। कोलेरू झील कहाँ है? चिल्का झील, वुलर झील, सांबर झील। तो देख लेते हैं कोलेरू झील आपकी कहाँ से रिलेटेड है। कोलेरू झील कहाँ जाएगी? आपकी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। चिल्का झील की बात करें तो उड़ीसा में है। वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में हो गई और सांबर झील राजस्थान में हो गई। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 3142, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको झीलें कुछ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्म रत्न, भारत रत्न। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा पद्म भूषण, ठीक है। सबसे जो प्रथम श्रेष्ठतम नागरिक पुरस्कार है भारत का, वो भारत रत्न है। दूसरे नंबर की बात करें तो पद्म विभूषण आता है, तीसरे पे पद्म भूषण आता है, चौथे पे पद्मश्री आता है, ठीक है। ध्यान ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है, पुडुचेरी में है या सभी में है? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सभी में, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, बिल्कुल सही है। जबकि मिनिमम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। सी ऑप्शन है आपका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य सिक्किम। तो ये क्या सही है? ये गलत है। आपका सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता कीमत सूचकांक या फिर जीवन स्तर? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में सरकार द्वारा प्रस्तावित है? तो ये किसके द्वारा है? उड़ीसा के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में सम्मिलित किया गया काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को की साइट्स में, ठीक है। तो तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने स्वयं को चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त कर लिया है? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? चाइना, ठीक है। तो चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त होने वाला कौन सा हो गया है देश? चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह है? परिवार, राजनीतिक समूह, कारखाना या फिर महाविद्यालय? तो इसमें उनका राइट आंसर आप टिक कर सकते हैं परिवार, ठीक है। परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा, ये सारी जो है प्राथमिक समूह में आते हैं और इसकी अवधारणा आपको ध्यान रखना है, सी एच कूले ने दी है। सी एच कूले, इनकी एक बुक है सोशल ओरिजिनेशन, ठीक है। सोशल ओरिजिनेशन में इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह माना है, ठीक है। तो सी एच कूले आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से समुदाय का कौन सा उदाहरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मूल के लोग, ठीक है। समुदाय यानी कम्युनिटी, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? भारतीय मूल के लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से संस्कृति विलंबन किसे कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ग्रामीण विकास के तौर पे। तो इसमें आप भौतिक संस्कृति के पीछे रह जाती है
तब ये क्या होता है, तब इसको सांस्कृतिक विलंबन कहते हैं। और ये अवधारणा किसने दी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ऑकबर्न नाम के जो है साइकोलॉजिस्ट ने, ऑकबर्न ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है, सांस्कृतिक विलंबन। ठीक है, जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति के पीछे रह जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करता है। तो राइट आंसर इसमें का क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि मध्यम वर्ग की उपस्थिति, वर्ग आधारित अंतर, सामाजिक गतिशीलता, ये सभी आंसर सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर करता है। तो आपका ऑप्शन है व्यावसायिक भिन्नता, यातायात का ढंग, संचार का साधन, या फिर विवाह का स्वरूप। तो इसमें कौन ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर पैदा करता है, व्यावसायिक भिन्नता। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण सामाजिक संगठन के निम्नलिखित में से कौन कारक आपके विचार को प्रभावित करते हैं। तो इसमें का राइट आंसर क्या होगा, तीनों ही हो जाएंगे, परिवहन तथा संचार, जाति व्यवस्था और शहर से निकटता। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को समाज शास्त्रीय उद्देश्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक पुनर्निर्माण, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है। सामाजिकरण, अनुशासनी का प्रयोग, या फिर आदर्शनात्मक अनुपालन, या डी। तो उपरोक्त सभी, ये तीनों ही सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मूल व्यवस्था से, जीवन प्रतिमान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवन प्रतिमान से। सामाजिक परिवर्तन का संबंध जीवन प्रतिमान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक की रचना की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की तरफ से, अर्थशास्त्र की तरफ से। तो ये आपका हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया, है ना। तो राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, इन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक क्रिएट की है, रचना की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और ये किसकी है, विज्ञान और तकनीकी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये किया है आर रेडफील्ड ने। ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, सॉरी, गाल्पिन द्वारा किया गया है। ग्राम्य नगर अवधारणा, आपको ध्यान रखना है, ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन गाल्पिन द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण विकास, ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट, स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या जो है ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस वर्ष को चिन्हित करें जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ। तो ये आपका हुआ 1978 टू 1979 के बीच में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 1978। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धनता उन्मूलन के रूप में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रथम प्राथमिक उद्देश्य क्या है, निर्धनता उन्मूलन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई। तो ये हुई आपकी 1 अप्रैल 1999 में। ठीक है, 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, कौन होती हैं, त्रिस्तरीय होती हैं, है ना। त्रिस्तरीय, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू की गई पंचायती राज समिति संस्थाएं त्रिस्तरीय होती हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई पूरे भारत में। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है, 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया। तो ये किया गया 1998 में, ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का गठन 1998 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये किससे संबंधित है, सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार से संबंधित है। कौन सी योजना, प्रतिष्ठा योजना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार प्रतिष्ठा योजना के अंतर्गत आते हैं, और ये योजना स्टार्ट हुई थी 1992 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इस बुक को किसने लिखा है। तो भी महत्वपूर्ण बन जाता है, और इस बुक को लिखा है एम एन श्रीनिवास ने। ठीक है, ध्यान रखना है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, एम एन श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना की आरंभ कब किया गया। तो ये किया गया आपका 1975 में। ठीक है, 1975 में भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया, ITDP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है। तो ये है आपका विस्थापितों की आवास की सुविधाएं, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये समाज कल्याण से संबंधित है, विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक शोध का प्रथम चरण क्या है। तो ये हो जाता है विषय का चयन, सबसे पहले आपको चयन करना पड़ेगा, और ये सामाजिक शोध का पहला स्टेप हो जाएगा, विषय का चयन। उसके बाद आप आंकड़ों का विश्लेषण, विधि का प्रयोग और तथ्यों का संकलन करेंगे, लेकिन पहला स्टेप क्या है, विषय का चयन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी सामाजिक अध्ययन में
कौन एक आवश्यक है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके। तो सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, अध्ययन क्षेत्र और निर्देश। ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हिंदू संस्कार बुक के लेखक कौन है। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, और इस बुक को किसने लिखा है, डॉक्टर राजबली पांडे ने। ठीक है, हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर राजबली पांडे। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनेक क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। इसकी वजह से जो है भारत के अनेक क्षेत्रों में जो लाल मिट्टी पाई जाती है तो उसका रीजन क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन्हीं लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, जिसकी वजह से ये लाल होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। जो सी ऑप्शन आपका है, झरिया झारखंड, ये जो है कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जबकि जमशेदपुर झारखंड का, बर्नपुर पश्चिम बंगाल का और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के, ये तीनों ही स्टील से रिलेटेड हैं, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हो गया, झरिया झारखंड, जो कोयला से रिलेटेड है। अगला देख लेते हैं, डॉन्केंसबर्ग पर्वत किस देश में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कहाँ है, ये है दक्षिण अफ्रीका में। डॉन्केंसबर्ग पर्वत कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। इसकी हाइट 3482 मीटर है। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। ठीक है, तो ये 6 भाषाएं आपकी, 6 सरकारी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, ध्यान रखना है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमरूद प्रधानता कहाँ उगाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जबकि बात करें कुछ अमरूद की किस्मों की, तो आपको ध्यान रखना है ललित। ठीक है, ललित, ललित के अलावा आप ध्यान रख सकते हैं लखनऊ 49, लखनऊ 49, इसके अलावा इलाहाबादी सफ़ेदा, और एक और है सुरखा। ठीक है, सुरखा। तो ये सारी किस्में जो है अमरूद की हैं, आपको ध्यान रखना है, ललित, लखनऊ 49, सुरखा और इलाहाबादी सफ़ेदा। तो ये हो जाएंगी आपकी अमरूद की किस्में, और प्रधानता यूपी में कहाँ उगाया जाता है, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो कौन सा राज्य पक्षी है, सारस, या इसी को बोलते हैं क्रेन। ठीक है, आपको इसका वैज्ञानिक नेम याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रस एंटिगोन, ग्रस एंटिगोन। ठीक है, ये नोट कर लेना है आपको। तो सारस आपका उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो एम एस वर्ड का डॉक है, एम एस एक्सेल, एक्सेलएस, एम एस पेंट, जेपीजी, एम एस पावर पॉइंट, पीटीपी। तो पीटीपी नहीं होता है, पीपीटी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी सारे सही हैं, नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये किस रूप में होता है, बाइनरी, बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी डिजिट में। जो डिजिट कौन होती हैं, केवल 2 होती हैं, 0 और 1। इस फॉर्म में कंप्यूटर में डेटा जो है स्टोर होता है बाइनरी डिजिट में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, डीएसएल इसको बोलते हैं, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हड़ताल का अधिकार, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है समता का अधिकार संविधान के 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जबकि शोषण के प्रति अधिकार की बात करें तो इसमें आता है आपका 23 से 24 के अनुच्छेद के बीच में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में आता है। जबकि हड़ताल का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। तो ये है 3 प्रकार का। ठीक है, आपको पता होगा 3 कौन कौन से हैं, 352 आर्टिकल है, 352, 356, इसके अलावा 360। ये 3 जो है आपातकाल से रिलेटेड हैं। 352 में क्या आता है, राष्ट्रीय आपातकाल आता है, नेशनल इमरजेंसी। जबकि 356 में राष्ट्रपति शासन आता है राज्यों में। और 360 की बात करें तो ये जो है वित्तीय आपातकाल है, जो आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, आपको ध्यान रखना है। 360 में वित्तीय आपातकाल आता है। तो 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान संविधान में है। अगला देख लेते हैं, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन 2 जिलों में, इन 2 राज्यों में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई। सबसे पहले बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में स्टार्ट हुआ। जबकि आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 में स्टार्ट हुआ पंचायती राज। राजस्थान के नागौर ज़िले से, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के नागौर ज़िले से। ठीक है,
और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 1993 में पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा मिला, यह भी ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको देखना है कौन सा मैच होगा। डूरंड रेखा आपको पता होना चाहिए। डूरंड रेखा कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। बात करें मैक मोहन रेखा की तो आ जाती है भारत और चाइना में। रेड क्लिफ आपकी भारत और पाकिस्तान में आ जाती है। और मैग्नीनाट रेखा ये जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच की है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। तो देख लेते हैं कौन सा कोड सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, 4 3 2 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये 1965 में इसकी स्थापना हुई थी कृषि मूल्य आयोग के नाम से, जबकि ये जो लेटेस्ट नाम पड़ा इसका ये 1985 में इस मूल रूप में आई है, वास्तविक रूप में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, कृषकों की निम्न आय, या फिर सभी? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा की उपाधि दी, महात्मा का टाइटल दिया। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, जो सत्याग्रह का प्रथम आंदोलन है। नील की खेती के किसानों के लिए महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में शामिल हुए थे, ये नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किस वर्ष बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917। कोलकाता के अधिवेशन में एनी बेसेंट भारत की पहली कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, कोलकाता अधिवेशन में 1917 में। ठीक है, जबकि बात करें 1925 में तो ये भारतीय प्रथम महिला थी, और ये सरोजिनी नायडू बनी थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और ये कहाँ हुआ था? ये कानपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कानपुर में। ठीक है, इसके अलावा 1924 आपको पता होगा बेलगांव कर्नाटक, जो एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर इसमें का क्या हो गया? 1917। अगला देख लेते हैं, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? तो ये हैं जो है 17। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 17 नगर निगम है, जबकि 350 तहसीलें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये लाहौर अधिवेशन है। ठीक है, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, जहाँ पे पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका कच्चा तेल से रिलेटेड। कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्वनि का तारतम्य यानी पिच निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे, कम तारतम्य जिनका होता है वो सुनने में भारी आवाज़ होती है, जबकि अगर इसका अपोजिट कर दें, जो अधिक तारतम्य होगा तो सुनने में कम हल्की आवाज़ महसूस होगी। ठीक है, जैसे कि बच्चों और महिलाओं की आवाज़ में अधिक तारतम्य होता है, क्योंकि उनकी आवाज़ हल्की या महीन सुनाई देती है। ठीक है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कौन सा पादप समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगता है? तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीट बच्ची पौधे। ठीक है, जैसे कि ड्रोसेरा हो गया, ब्लैडरवर्ट हो गया और नेफेथिन्स हो गए। तो ये सारे जो है कीट बच्ची पौधे होते हैं, और ये नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगते हैं कीट बच्ची पौधे। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाराणसी में स्थापित किया गया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष किसके सहयोग से बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा ये। और ये किसके सहयोग से बनाया गया? आपको ध्यान रखना है, जापान के। ठीक है, तो ये रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। और ये किस देश के सहयोग से बना है? जापान के। ठीक है, जापान के क्योटो शहर की तर्ज पर आधारित है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ध्यान रखना है जापान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा हाल ही में किस देश में की गई? तो ये की गई भारत में। ठीक है, ध्यान रखना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भारत में सबसे बड़े चिड़ियाघर की निर्माण की घोषणा हाल ही में की गई। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गुजरात के जामनगर में। ठीक है, जामनगर में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है स्ट्राइव, संकल्प, श्रेयस या फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो आपको ध्यान रखना है, ये तीनों ही योजनाएं यानी स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस योजना कौशल विकास से संबंधित है, जबकि राष्ट्रीय पोषण मिशन ये आपका मिड डे मील हो जाएगा। ठीक है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्टार्ट
किया गया था ये। राष्ट्रीय पोषण मिशन दूसरा है, मिड डे मील दूसरा है, आपको ध्यान रखना है। ये राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया था 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर 2018 में, ठीक है, ध्यान रखना है 2018 में। झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू से स्टार्ट किया गया था और किसने, प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम विकास क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काम और आय के अवसरों का प्रावधान, प्राकृतिक भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग, सुरक्षा और संवर्धन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का विकास सुनिश्चित करना, लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, या फिर सभी, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ये सभी है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था कि भारत गाँव में बसता है और गाँव के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये है महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण निर्धनों को मुख्य रूप में कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है, तो ध्यान रखना है 3 श्रेणियों में, ठीक है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 3 श्रेणी रखी गई हैं, और इसमें कौन कौन आते हैं 3 श्रेणी में, आपको ध्यान रखना है, भूधारक, ठीक है, भूधारक के अलावा दक्ष या कुशल जिनको बोलते हैं, दक्ष या कुशल, और इसके अलावा तीसरी जो श्रेणी होगी वो भूमिहीन, भूमिहीन या अकुशल, ठीक है, भूमिहीन और अकुशल, तो ये हो गए भूधारक, इसके अलावा दक्ष और कुशल, भूमिहीन और अकुशल, तो 3 श्रेणी हो गई ग्रामीण निर्धनों के। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना ग्राम विकास योजना से संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो ये सभी योजनाएं जो है ग्रामीण विकास से रिलेटेड है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक निर्भर करती है किस पे, कृषि पे, सेवा क्षेत्र पे, औद्योगिक क्षेत्र पे, या फिर सभी पे, तो इसमें उनका राइट आंसर क्या होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की गई है तो कृषि पे ज़्यादा निर्भर करती है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुसंधान व्यापक रूप से अध्ययन करता है किसका, ज्ञात तथ्यों और विचारों की समग्र जानकारी, अध्ययन के लिए समस्या की पहचान और चयन, तो ये दोनों पे ही निर्भर करता है अनुसंधान व्यापक रूप से, इन दोनों पे जो है डिपेंड होता है किस पे, ज्ञात तथ्यों और विचारों की समग्र जानकारी पे, इसके अलावा अध्ययन के लिए समस्या की पहचान और चयन, ठीक है, तो अनुसंधान आपको ध्यान रखना है, इससे प्रश्न बनेंगे। अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, अन्वेषण करना, निदान करना, वर्णन करना, तो ये सभी जो है उद्देश्य किसके हैं, अनुसंधान के हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब प्रारंभ किया गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये कब किया गया, 12 अप्रैल सन 2005 को, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना की तकनीकी सहायता से किस देश में, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, किस देश से इसको तकनीकी सहायता मिली है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है, सामुदायिक विकास योजना की तकनीकी सहायता अमेरिका ने की है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को किस स्वरूप का सुझाव दिया है, ध्यान रखना है, त्रिस्तरीय, ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है, और जबकि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का प्रावधान है त्रिस्तरीय, यानी बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ कुल जनसंख्या का 2/3 भाग कृषि कार्य में, 1/3 भाग द्वितीयक व तृतीयक व्यवस्था से जुड़ा है, वह भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ग्रामीण और कस्बा, ठीक है, ध्यान रखना है, मैक्सिमम यहाँ पे कृषि कार्य से रिलेटेड है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण कस्बा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायत का गठन कब किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग, 15 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1949 में उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली किस वर्ष लागू की गई, तो ये लागू की गई 1961-62 में, 1961-62 में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई यूपी में 1961-62 में, ठीक है। नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कब कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे रिलेटेड है, तो ये एक पेंशन योजना है, ठीक है, यहाँ पे 60 साल के आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ये इस योजना का लाभ प्राप्त होता है, और ये किसके द्वारा संचालित है, LIC के द्वारा, ठीक है, LIC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY का पुनर्गठित नाम क्या कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और ये जो है बाद में इसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना में भी मिला लिया गया, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये कब की गई, 13 जनवरी 2016 को, ठीक है, प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुई? 2016 में, 13 जनवरी 2016 में, ठीक है। इसके तहत जो है रबी फसल के लिए 1.5% का प्रीमियम दिया जाता है, जबकि खरीफ फसल के लिए 2% का प्रीमियम दिया जाता है सरकार की तरफ से। जबकि जायद फसल और वाणिज्यिक और बागवानी फसल की बात करें तो वहाँ पे आपको 5% तक का प्रीमियम दे होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। स्टार्ट कब हुई थी? 13 जनवरी 2016 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बीघा कितने बिस्वा के बराबर होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 बिस्वा के बराबर होता है। इसमें 3025 गज भी आता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक बिस्वा बराबर 20 बिस्वांसी या 20 वर्ग लाठा भी बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 बिस्वा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में चकबंदी सर्वप्रथम किस जनपद में प्रारंभ की गई? तो आपको ध्यान रखना है मुजफ्फरनगर, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट कब हुई? 1954 में उत्तर प्रदेश में। जबकि पूरे देश में कब लागू हुई? 1958 में, ध्यान रखना है। और चकबंदी का आपसे अनुभाग पूछा जाएगा तो अनुभाग आपका 8 होता है। अनुभाग नंबर 8 में चकबंदी का वर्णन किया गया है और पूरे प्रदेश में 1958 में लागू किया गया। ये कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ? सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना तहसील में, जबकि मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील से, ठीक है। ध्यान रखना है मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से स्टार्ट किया गया चकबंदी यूपी में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहली बार कृषि संगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टार्ट हुई थी 1970 में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को मिलता है, क्या मिलता है? खाद्यान्न, गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, चीनी, ये सभी पदार्थ मिलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत, पीडीएस के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन बर्गा, तो ये रिलेटेड है बटाईदारों के संरक्षण से, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन बर्गा और स्टार्ट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? तो ये भी आपका कब स्टार्ट हुआ? 1970 में, ठीक है। 1970 में जब प्रथम कृषि संगणना की गई, उसी टाइम पे ऑपरेशन फ्लड भी स्टार्ट हुआ। ध्यान रखना है दोनों पॉइंट को। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान अगर देखें तो फर्स्ट है, प्रथम रैंक है, ये भी ध्यान रखना है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके होते हैं? तो राजस्व अधिकारी के होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है, ये किस राज्य का है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब का, ठीक है। तो दधेरी आपको ध्यान रखना है कहाँ का हड़प्पी पुरास्थल है? पंजाब के लुधियाना जिले से रिलेटेड है दधेरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार सातवां अंग कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है जनपद, दुर्ग, मित्र या फिर कोष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र, ठीक है। मित्र जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? मित्र था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांडे राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वैगई नदी। आपको ध्यान रखना है, पांडे राज्य की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है? वेंगी नदी या वैगई नदी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित रमाबाई, सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी, आपको ध्यान रखना है। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी? आपको ये भी ध्यान रखना है, 40वें अधिवेशन में, जो 1925 में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में। आपको ध्यान रखना है, सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द अनॉर्गल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट, ठीक है। द अनॉर्गल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 में इस एक्ट को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से हुई है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये हुई है आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, रूपांतरित चट्टानें आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से इनकी उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ पे कैलिफोर्निया में व्हाइट माउंटेन्स पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? आपके ऑप्शन है भूकंप से, सूर्य से, तारों से या फिर चंद्रमा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा से, ठीक है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? चंद्रमा से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है चंबल परियोजना का, ठीक है। गांधी सागर जो डैम है वो चंबल परियोजना से रिलेटेड है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा? हरियाणा। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे किसी भी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो पंजाब, आपको ध्यान रखना है हरियाणा के अलावा पंजाब, ठीक है, इसके अलावा चंडीगढ़, इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी, है ना, इन 4 जगहों पे कोई भी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। कौन कौन से राज्य बताया? हरियाणा, इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत में सुपर कंप्यूटर परम का विकास किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है करंट का। तो आपका ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, आईसीएमआर या फिर सीडैक। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडैक। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सीडैक नामक संस्थान है जो पुणे में स्थित है। ठीक है, पुणे में स्थित है और इसने क्या किया है? भारत में सुपर कंप्यूटर परम को विकसित किया है। ध्यान रखेंगे, सुपर कंप्यूटर नाम क्या है? परम। और किसने स्थापित किया है? सीडैक संस्थान है जो पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉली हाउस का उपयोग किया जाता है, आपके ऑप्शन है पौधों को उगाने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, सब्जियों के भंडारण के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पौधों को उगाने के लिए। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पॉली हाउस का उपयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जार्विक 7 क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जार्विक 7 क्या है? ये एक आर्टिफिशियल हार्ट है ना, कृत्रिम हृदय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 ए क्या है? कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट है आपका, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूखा सहिष्णुता एब्सिसिक अम्ल हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? ध्यान रखना है आपको, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन है ना, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ये टेफ्लॉन का नाम है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है 0.7 मीटर, जस्ट आधा कर देंगे है ना, फोकल लेंथ का आधा कर देंगे, 1.50 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.75 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय प्रदेश में कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये आपको ध्यान रखना है, ये बरेली के रायबरेली के फुर्सतगंज में स्थित है। ध्यान रखना है, जिला अमेठी में। और ये हो जाएगा आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं क्या है? आदि शंकराचार्य, भर्तृहरि, चैतन्य या रामानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भर्तृहरि। ठीक है, चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका है किससे रिलेटेड है? भर्तृहरि से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। ऑप्शन है आपके ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो आपके ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 51। ठीक है, 51वां अनुच्छेद ये बताता है, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से रिलेटेड है। आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 48 का, इसमें पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्यजीव की रक्षा के बारे में ये आर्टिकल कहता है। तो ये आपको दोनों आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना है। अगला देख लेते हैं, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और ये कब हुआ? 2000 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम सन 2000 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है? इसमें इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक उद्यम विभाग। ठीक है, लोक उद्यम विभाग जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है, लोक उद्यम विभाग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार 2021 का वर्ष का शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। वैक्सीन है, क्वारंटीन है, इन्फेक्शन है या फिर आइसोलेशन है। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्सीन। आपको ध्यान रखना है, मरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार 2021 का जो वर्ड इन्होंने घोषित किया है वो कौन सा है? वैक्सीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955 में। ठीक है, 1955 में, 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, एनएलसीपी। और ये जो है राष्ट्रीय 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ। आपको ध्यान रखना है, अगर नियंत्रण कार्यक्रम की बात करेंगे तो 1955 आ जाएगा, जबकि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की बात करेंगे तब क्या आ जाएगा? तब 1983 में ये पारित हुआ था। ठीक है, 1983 और नियंत्रण में आपका हो जाएगा 1955। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य, जो 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पारित हुई, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है
पहला है दूर दराज के क्षेत्रों को बारहमासी सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ना, तो यही आपका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी 25 दिसंबर आपको ध्यान रखना, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी के लिए आवास का लक्ष्य है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, और ये कब तक का है लक्ष्य रखा गया है? 2022 तक। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य रखा गया है 2022 तक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में से अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया या फिर भगत सिंह। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और अंत्योदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं, आपके ऑप्शन है वस्तु के बदले वस्तु, सेवा के बदले सेवा, कार्य के बदले वस्तु या फिर सभी। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपके ऑप्शन है रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, या फिर एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आवास में रहने वाले व्यक्ति का समूह। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इन तीनों के ऑप्शन से विषम है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष या फिर संवेदनशीलता। तो सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ये तीनों ही सामाजिक प्रक्रिया के एक भाग हैं, जबकि संवेदनशीलता ये एक मानसिक प्रक्रिया। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों की कक्षा, स्काउट, साथी समूह या फिर परिवार। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्काउट। ठीक है, ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये तीनों ऑप्शन यानी ए, सी और डी ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक समूह नहीं माना जाएगा? आपके ऑप्शन है परिवार, आय समूह, भीड़ या फिर तीर्थयात्री समूह। तो इसमें जो है भीड़ आपका राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा भीड़, ये प्राथमिक समूह नहीं है। बाकी परिवार, आयु समूह, तीर्थयात्री समूह ये प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? आपके ऑप्शन है अंतःक्रिया, प्रयोग, खोज या फिर अवलोकन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतःक्रिया सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? आपके ऑप्शन है कॉलेज, राजनीतिक दल, गांव या फिर समाज सुधार संगठन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका गांव। ठीक है, गांव समिति नहीं है, गांव क्या है? समुदाय है, ध्यान रखना है। बाकी जो है सारी समितियां हो जाएंगी, जैसे कॉलेज, राजनीतिक दल और समाज सुधार संगठन ये समिति हो गई, जबकि कॉलेज आप गांव आपका समुदाय हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक गांव, एक कस्बा और एक नगर ये किसके उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है समुदाय के हैं, समिति के हैं, सामाजिक समूह के हैं। अभी बताया हमने, गांव किसका एग्जाम्पल है? समुदाय का। उसी तरीके से कस्बा और नगर भी ये सभी एग्जाम्पल हैं समुदाय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिक दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है? आपके ऑप्शन है विवाद, रिवाज, कानून या फिर लोक रीति। दोनों को क्या कहा जाता है? कानून कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? कानून। अगला क्वेश्चन है, बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? तो बंद स्तरीकरण की बात करें तो इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हिंदू समाज में देखने को मिलता है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति संकुल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा। ठीक है, भाषा संस्कृति संकुल का अच्छा उदाहरण है, आपका राइट आंसर हो गया भाषा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है? आपके ऑप्शन है मित्र मंडली, परिवार, पड़ोस या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन सामान्यतः हुआ करते हैं? ऑप्शन है आपके एकदम अचानक, निरर्थक, हिंसात्मक या फिर सतत। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली सामाजिक परिवर्तन चला करते हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं? आपके ऑप्शन है नायर, टोडा, जौनसारी या फिर गोंड। तो आपको ध्यान रखना है, नायर में, टोडा में और जौनसारी में बहुपति विवाह का प्रचलन है, जबकि गोंड जनजाति में ऐसा प्रचलन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन गोंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है? आपके ऑप्शन है कानून, संगठित प्रयास, समझदारी या फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की जागरूकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक इस एक्ट की आवश्यकता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि सुधार शब्द का तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है भूमि पट्टों के सुधार से, भूमि जोत के विस्तार से, कब्जे रखने से या फिर सभी से। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि सुधार की बात करेंगे तो भूमि पट्टों के सुधार से आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पट्टा शब्द किस भाषा से बना है? लैटिन से, ग्रीक से, फारसी से या फिर अरबी से। आपको ध्यान रखना है, लैटिन भाषा का शब्द है पट्टा। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? कब्जा रखना। ठीक है, कब्जा रखना इसका अर्थ होता है पट्टा का। ठीक है, और ये लैटिन भाषा का शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पट्टा शब्द लैटिन भाषा के शब्द किस शब्द से बना है? ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, टेनियो। ठीक है, टेनियो
लैटिन भाषा में पट्टा का अर्थ है। आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चकबंदी की प्रगति में रुकावट कारक है। तो आपके ऑप्शन है बटाईदार व काश्तकारों में विस्थापन कब है, भूमि का कई खंडों में वितरण, बड़े किसानों को ज्यादा लाभ कब है, या फिर सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चकबंदी की प्रगति में ये सारे तीनों ऑप्शन आपके रुकावट के कारक हैं, आपको ध्यान रखना है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि बहुत से सहकारी समूहों के बिना कृषि की क्षमता में ज्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती। आपके ऑप्शन है कृषि सुधार समिति 1949, महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि सुधार समिति। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इनका सुझाव था, यानी कृषि सुधार समिति का सुझाव था 1949 में जो संचालित हुई। बहुत से सहकारी समूहों के बिना कृषि की क्षमता में ज़्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ज्ञानदूत परियोजना किस राज्य में प्रचलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई। आपके ऑप्शन है नालंदा, राजगीर, कश्मीर, या फिर पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर। आपको ध्यान रखना है, राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। और बात करें इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है महाकश्यप, है ना, महाकश्यप इसके अध्यक्ष बनाए गए थे इस प्रथम बौद्ध सभा के, जो गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात ये बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। और इसमें जो है सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में सभा आयोजित की गई थी। और उस टाइम आपसे पूछा जाएगा मगध का शासक कौन था, आपको यह भी ध्यान रखना है, अजातशत्रु शासक था। ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। और राइट आंसर क्या हो गया, राजगीर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है। तो आपको पहले जानना चाहिए हितोपदेश का जो रचना की है हितोपदेश की, वो किसने की है। तो आप ध्यान रखें ना, नारायण पंडित ने। ठीक है, नारायण पंडित। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है, फारसी में अनुवाद किया है आपके ताजुल माली ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। तो आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, ध्यान रखना है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। कब स्टार्ट हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1853, 1853 में। ठीक है, 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेल स्टार्ट हुई। और ये कहाँ चली थी सबसे पहले, तो आपको ध्यान रखना है बम्बई के बोरी बंदर से स्टेशन से अठाड़े के मध्य में 36 किलोमीटर तक चलाई गई थी। ठीक है, 1853 में, किसके द्वारा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो महासचिव और जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ऑप्शन आपका ए ओ ह्यूम करेक्ट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है डब्ल्यू सी बनर्जी ये पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कृष्ण कुमार मित्र बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक भी हैं। आपको ध्यान रखना है, संजीवनी बांग्ला की एक पत्रिका है और इसके संपादक थे कौन, कृष्ण कुमार मित्र। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, कहाँ है, चीन में। ठीक है, ध्यान रखना है, तकला मकान डेजर्ट कहाँ पे है, चाइना में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये आपका फरो द्वीप है, इसको सीप द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर झारखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आपको नाम ध्यान रखना है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, ध्यान रखना है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड। ठीक है, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंदा देवी चोटी आपके ऑप्शन है, असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, या फिर पंजाब हिमालय का भाग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम हिमालय का गढ़वाल हिमालय का भाग है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी की बात करें तो भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन है भारत में, नंदा देवी है, जिसकी हाइट कितनी है, 7,816 मीटर है, ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें पहली सबसे सर्वोच्च चोटी भारत में कौन है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, केटू है ना, केटू। और इसकी हाइट कितनी है, 8,611 मीटर। इसके अलावा दूसरी है आपकी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा, और इसकी हाइट कितनी है, 8,598 मीटर। तो तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा चोटी है और ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है,
वह है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो खारी नदी आप खाड़ी से याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बनास की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। खारी नदी किस नदी की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी खारी नदी है, और ये बंगाल की खाड़ी इसका अपवाह तंत्र का अंग है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बनास चंबल की, बनास, ये जो खारी नदी है बनास की सहायक नदी हो गई। बनास नदी पूछी जाए किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है चंबल नदी की है। ठीक है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है यमुना की है ना। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है, यमुना की है। यमुना गंगा की सहायक नदी हो जाती है, और ये सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये कपवा तंत्र बन गया, तो खारी नदी रिलेटेड हो जाएगा डी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है ना। टेलीविजन ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल हो गया, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, आपके ऑप्शन है सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या फिर मोलर सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौर सेल है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश प्रकाश वोल्टेज सेल आपके सौर सेल होते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में किस बहुलक का पदार्थ का प्रयोग होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है केवलर है ना। केवलर नामक बहुलक पदार्थ से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन केवलर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया, आपके ऑप्शन है डार्विन ने, मेंडेल ने, रदरफोर्ड ने या फिर मेंडलीव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडेल। मेंडेल है ना। गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया, मेंडेल ने किया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंतु है ना। जंतु यानी एनिमिलिया, इससे जो है कोशिका भित्ति रहित, जिनमें कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, जंतु एनिमिलिया के अंतर्गत आएंगे। जो 5 किंगडम सिस्टम है आर.एच. विटेकर के द्वारा जो दिया गया था, इसके अंतर्गत जंतु एनिमिलिया के अंतर्गत रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार कहलाता है, आपके ऑप्शन है प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या फिर संयोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार कहलाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, तो आपके ऑप्शन है रावला, डांडिया, राई या फिर सैरा। तो आप ऑप्शन से करेक्ट कर सकते हैं, डांडिया कहाँ का है, गुजरात का है। तो बाकी तीनों ऑप्शन आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हो जाएंगे, जबकि डांडिया नृत्य उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये कहाँ पाई जाती है, बिजनौर और आगरा में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, भोक्सा जनजाति रिलेटेड टू द बिजनौर एंड आगरा। अगला क्वेश्चन है, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें जो है गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है या फिर राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है ना। और ये किस आर्टिकल में ये भी पूछा जाएगा, तो 89 फर्स्ट अनुच्छेद में इसको रखा गया है। जो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होगा किसका होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था, महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, और ये हुआ था 1950 में 28 जनवरी को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन पूछा गया है 28 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साप्टा यानी सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेंडिंग अरेंजमेंट का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसमें का राइट आंसर क्या होगा, 1993 है ना। 1993 में साप्टा का गठन होता है 1993 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्रयान प्रोजेक्ट हेतु डिजाइन किया जा रहा है उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो गहरे समुद्र में उतारा जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य 6000। ठीक है, ध्यान रखना है ये कौन सी इस पनडुब्बी का नाम क्या है, मत्स्य 6000, 6000। आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में इन कथनों पे देखना है। तो आपका पहला ऑप्शन है, इस सूचकांक का प्रकाशन जर्मन वाच द्वारा किया जाता है, तो क्या ये सही है, जी हाँ, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंतर्गत। दूसरा है आपका, इस सूचकांक में भारत को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है, 19वां नहीं, भारत को आपको ध्यान रखना है 10वां स्थान, 10वीं रैंक इसमें मिली है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारत का इसमें कौन सी रैंक है, 10वें स्थान पे आया है, और इस सूचकांक में चीन प्रथम स्थान पे है, ये भी गलत है। इस इंडेक्स में डेनमार्क ने टॉप किया है, आपको ध्यान रखना है डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, केवल पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ, इसलिए ये ऑप्शन टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, भारत है ना, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें ये ब्रिक्स
तो इसमें 13 देश हैं, सॉरी ये 13वां एडिशन है 2021 में जो भारत ने जिसको होस्ट किया है। और ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करें, पार्टिसिपेशन सदस्य देश की बात करें तो भारत हो गया आपका, रूस हो गया, इसके अलावा ब्राज़ील हो गया, ठीक है, और फिर चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। इतने आपको ध्यान रखने हैं। तो 2021 में ब्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सीमाओं पर बसने वाले ग्राम कहलाते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ये होते हैं आपके सीमावर्ती गांव, ठीक है। सीमावर्ती ग्राम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सीमाओं पर बसने वाले ग्राम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्यिकी की एक शाखा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, गणितीय जनसंख्यिकी, आर्थिक जनसंख्यिकी, ऐतिहासिक जनसंख्यिकी या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसमें घटना का रिकॉर्ड रखा जाता है। किन किन घटनाओं का? जन्म का, मृत्यु का, विवाह का या सभी का। तो आपको ध्यान रखना है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली में जन्म का, मृत्यु का, विवाह का, सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीआरएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये सीआरएस क्या होता है आपको ध्यान रखना है, अभी ऊपर पढ़ा, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं। आपका ऑप्शन है समुदाय, जाति, परिवार या फिर सभी। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण सामाजिक संरचना की बात करें, तीनों ही आपके बुनियादी घटक हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है? आपके ऑप्शन है जाति, धर्म, परंपरा या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन, ठीक है, जाति जो है, कास्ट, ये भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली भू जोत को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, सीमांत जोत है ना, मार्जिनल होल्डिंग, सीमांत कृषक बोलते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सीमांत जोत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन लघु जोत के अंतर्गत संदर्भ में सत्य है? तो राइट आंसर इसमें का क्या हो जाएगा? 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास जमीन होती है उनको हम लघु कृषक और इस भूमि को लघु जोत के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्राम विकास के मौलिक उद्देश्य हैं? तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, जीवन स्तर में सुधार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना, प्रशासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से लोगों का नियोजन एवं विकास या फिर सभी। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना है, ये ग्राम विकास के मौलिक उद्देश्य हैं, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण परिवेश में आय और रोजगार का प्रमुख साधन क्या है? आपके ऑप्शन है कृषि एवं पशुपालन, कपड़ा मिले, नई नई मिलों का लगना या फिर आयात और निर्यात। तो राइट आंसर क्या होगा? कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, ग्रामीण परिवेश में आय और रोजगार का मुख्य साधन क्या है? कृषि और पशुपालन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कब ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष यानी NFRD की स्थापना की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है, 1984 में ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष 1984 में स्थापित हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राम विकास कार्यक्रमों के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी किससे होती है, किसकी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य प्रशासन की, ठीक है, ग्राम विकास कार्यक्रमों से रिलेटेड इसके प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी राज्य प्रशासन संभालता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिले में सामुदायिक विकास प्रशासन का प्रमुख होता है? जिले में कौन सामुदायिक विकास प्रशासन का प्रमुख होता है? आपका ऑप्शन है जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, लेखपाल या फिर सचिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिला कलेक्टर, ठीक है, जिला अधिकारी जिले में सामुदायिक विकास प्रशासन का हेड होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ग्राम स्तरीय कर्मचारी अथवा ग्राम सेवक या सेविका सहायता प्रदान करते हैं? बीडीओ को करते हैं, लेखपाल को, ग्राम विकास अधिकारी को, एक खंड शिक्षा अधिकारी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीडीओ को, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अशोक मेहता समिति के संदर्भ में सही कारक नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, विकास के कार्यक्रमों को पंचायती राज्य से अलग करना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका नौकरशाही की अक्षमता, तीसरा है आपका पंचायत संस्थाओं के भीतर आंतरिक अक्षमताएं या फिर अवधारणा के विशिष्ट में स्पष्टता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अवधारणा के विषय में स्पष्टता, ये अशोक मेहता समिति से रिलेटेड नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी कारण से पंचायत अवधि पूरी होने के पहले भंग हो जाती है तो चुनाव करा देने चाहिए, चुनाव के इलेक्शन कब 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कथन कौन सा कथन है? व्यापक समझ वाला व्यक्ति जो समाज की भलाई के लिए बदलाव का समर्थन करता है, किससे रिलेटेड है? उदारवादी से, समतावादी से, न्यायिक अधिकरण से या फिर अनुदारवादी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदारवादी से, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे रिलेटेड है? आपके ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगार युवकों का रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, सी ऑप्शन है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करना या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की बात की गई है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, आपके ऑप्शन है चावल, मक्का, टमाटर या फिर बाजरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खरीफ ऋतु की फसलें हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है,
चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों, फूल गोभी ये सारी रबी की फसलें हैं, जबकि ज्वार, बाजरा और ढैंचा है ना ये खरीफ ऋतु की फसलें हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो इसमें इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व विभाग है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो इसमें उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगान है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जाबो ग्रामीण खेती का करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो ये आपके नागालैंड में है, ठीक है, नागालैंड से आप ध्यान रखेंगे। जाबो ग्रामीण खेती का एक तरीका है, कहाँ ये होता है? नागालैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, 90 डेसिबल से कम नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? आपके ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, रामायण, उपनिषद या फिर महाभारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। इसमें सूद घोर को यानी शतपथ ब्राह्मण में सूद घोर को क्या कहा गया है? कुशीदिन कहा गया है, ध्यान रखना है, कुशीदिन, ठीक है। और महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन, ठीक है। हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुई फिशर है ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये अमेरिकी पत्रकार थे जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, है ना, 1942 में, इनके साथ लुई फिशर नाम का अमेरिकी पत्रकार था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वदेश भिमानी पत्र के संपादक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है, और इसके संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्ले, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वदेश भिमानी पत्र के संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्ले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1875 में बम्बई में हुई थी। किसके द्वारा? आपको पता होगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, है ना। और इसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, आर्य समाज सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो ये प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए, है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रतिमाओं के लिए अफगानिस्तान का बामियान क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुदाब सबसे कम होता है, आपके ऑप्शन है शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गर्मियों के मौसम में वायुदाब सबसे कम होता है क्योंकि तापमान अधिक होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, टैगा वन की विशिष्टता है, टैगा वन की विशिष्टता क्या है? आपके ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की या फिर शीतोष्ण क्षेत्र की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। टैगा वन की विशिष्टता क्या है? शीतोष्ण क्षेत्र से रिलेटेड है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं, ऑप्शन है आपके चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट या फिर लौह अयस्क। राइट आंसर क्या होगा? चूना पत्थर, है ना, विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहद भंडार पाए जाते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? केसी की घटना, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिट निम्न में से किसका छोटा रूप? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कंप्यूटर जीके से रिलेटेड, तो ये है बाइनरी डिजिट से, बाइनरी डिजिट का छोटा रूप क्या है? बिट है, ठीक है, बिट सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किस पे आधारित है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बूलियन बीजगणित पे, है ना, बूलियन अलजेब्रा पे कंप्यूटर की मशीनी भाषा बेस्ड है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केशिका का पावर हाउस आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? युग्म देख लेते हैं, ऊन से, ऊन क्या एक प्रोटीन है? जी हाँ, ये सही है। नेक्स्ट है आपका, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक, ये भी सही है। फ्लोरीन की बात करें तो कार्बन का एक अपर रूप है, जबकि जो रेयान है, रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रेयान है क्या? सेलुलोज से बना एक निर्मित एक तंतु है, ठीक है, तो रूपांतरित स्टार्च नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बीजों के प्रकीर्णन की संकर विधि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? पोस्ते में, ठीक है, ध्यान रखना है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पोस्ते में पाई जाती है। का बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है डेंगू को, मलेरिया को, एड्स को या फिर ऑस्टियोपोरोसिस को। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, है ना। बीएमडी क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, ये टेस्ट किसमें किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है, ठीक है, एक हड्डी का एक रोग होता है, ध्यान रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
हड्डी के अध्ययन को, बोन्स के अध्ययन को बात करें तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बिब्लियोमेट्री है। क्या है बिब्लियोमेट्री? आपके ऑप्शन है पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण या फिर पुस्तकालय सेवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना प्रबंधन उपकरण। ठीक है, बिब्लियोमेट्री क्या है? सूचना प्रबंधन एक डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? जेनेटिक्स में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है आपका, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किसमें दिया जाता है? शैक्षिक तथा संस्थाओं को, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षकों को या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इन सभी को राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है आगरा में, झांसी में, लखनऊ में या फिर कानपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है, कृषि वानिकी अनुसंधान की बात की गई है तो ये है झांसी में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये आपके 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय वर्णित हैं। राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये रोक सकती है 4 माह तक। ठीक है, धन विधेयक की बात करें तो वो 14 दिन तक रोका जा सकता है ना, जबकि साधारण विधेयक ये विधान परिषद में 4 माह तक रोक सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा रेशियो आकलित किया है? तो ये हो जाएगा आपका 37.2 है ना, 37.2। ये किसकी समिति का डेटा है? तेंदुलकर समिति का। ठीक है, ध्यान रखना है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ईसीजीसी संबंधित है किससे है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से, है ना। ईसीजीसी है क्या? तो यह है एक्सपोर्ट क्रेडिट कारपोरेशन लिमिटेड, यानी निर्यात, वित्तीयन, बीमा से। ठीक है, ईसीजीसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पहल अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक पहल अभियान किससे रिलेटेड है? न्याय से, जस्टिस से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कूनो आपका मध्य प्रदेश में है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। यहाँ 2022 तक 13 अफ्रीकी चीतों को बसाने की तैयारी में जो चीता है ये किया जा रहा है ना, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। चीता भारत से आपको पता होगा 1952 से विलुप्त श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ पे अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं 13, जो आपके कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे जाएंगे। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, COP26 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो नामक शहर में जो है COP26 का आयोजन किया गया। जबकि भारत के जो दिल्ली शहर में, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, COP8 का आयोजन हुआ था दिल्ली में। COP8 का आयोजन हुआ था। COP26 की बात करें तो ग्लासगो यानी यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समाज बनता है किनसे बनता है? व्यक्तियों के संबंधों से बनता है। ठीक है, केवल व्यक्तियों, केवल संस्थाओं या समितियों से केवल नहीं बनता है, समाज बनता है व्यक्तियों के संबंधों से। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी मॉस्का, है ना। जी मॉस्का ने समाज की शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की है। इन्होंने समाज को 2 वर्गों में बांटा है, पहला है आपका शासक वर्ग और दूसरा है शासित वर्ग। ठीक है, ध्यान रखना है। किसने? जी मॉस्का। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस विचारक ने कहा था भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और ये कहा था जयप्रकाश नारायण ने, है ना। कास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द इंडिया, ये किसने बोला? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने लोक नगरीय निरंतरता की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो ये किया रेडफील्ड ने। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लोक नगरीय निरंतर की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया? रेडफील्ड ने किया, है ना, 1930 में। ठीक है, ध्यान रखना है ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल कितना होता है? तो ये आपको पता होगा 5 वर्ष होता है ना। बी ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी कारक है? आपके ऑप्शन है स्थानीय नियोजन, भ्रष्ट नौकरशाही, धर्मनिरपेक्षता या फिर शैक्षिक विकास। तो नेगेटिव पॉइंट यही है, भ्रष्ट नौकरशाही। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये असफलता का एक कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर बात करें तो पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य पहले कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुई थी पंचायती राज व्यवस्था, है ना, और आंध्र प्रदेश के अनंतनगर से, अनंतपुर से स्टार्ट हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है नए रोजगार को प्रोत्साहन देना,
तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नए रोजगार को प्रोत्साहन देना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य है। और ये स्टार्ट कब हुई, आपसे पूछी जाएगी, तो 12 नवंबर 2020 में, 2020 में, ठीक है, ध्यान रखना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात की गई है, 12 नवंबर 2020 को स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को स्वामित्व योजना यानी पायलट प्रोजेक्ट के तहत आरंभ की गई? किसको? स्वामित्व योजना को। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। 24 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुई, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 अप्रैल 2020 पूर्ण रूप से देश में लागू करने की बात की जाएगी तो आपको एक साल बढ़ा देंगे। 24 अप्रैल 2021 से पूरे देश में लागू हो गई, जबकि स्टार्ट कब की गई? 24 अप्रैल 2020 में, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? बीपीएल धारकों यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, जिनके पास बीपीएल है कार्ड है, वो उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसका उद्देश्य किसका है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का, ठीक, PMJAY है ना, PMJ। तो ये है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। और ये स्टार्ट कब हुई, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, 23 सितंबर 2018 को, ठीक है, ध्यान रखना है डेट। रांची से स्टार्ट हुई थी, झारखंड के रांची शहर से स्टार्ट हुई। इसमें 5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कौन सा तथ्य सही है? तो आपके ऑप्शन है, बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की थी, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है आयुष्मान भारत योजना से रिलेटेड। अगला है आपका 23 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च किया गया, ये भी सही है, ठीक है, अभी बताया। और थर्ड पॉइंट है आपका, देश के 10.74 करोड़ गरीब परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, डी ऑप्शन सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किसके द्वारा की जाती है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में है? तो इस रिपोर्ट में, इस इंडेक्स में 2021 में भारत का रैंक पूछी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 144वें स्थान पे, ठीक है। फर्स्ट पे, अगर इस रिपोर्ट में फर्स्ट स्थान पे जो कंट्री आया है वो है आइसलैंड, ठीक है। लास्ट पे आपका अफगानिस्तान है, जबकि भारत का स्थान कौन सा है? 144 है। इस रिपोर्ट का जारी कौन करता है? आपको ध्यान रखना है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फसल रोपण अनुक्रम, ठीक है। फसल रोपण अनुक्रम किस व्यवस्था को कहते हैं? वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल की उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो ये निकलता है 350 मिलियन टन, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? आलू, शकरकंद, ईख या फिर चुकंदर? तो आपको पता होगा आलू, शकरकंद और चुकंदर ये तीनों ही स्टेम से रिलेटेड हैं, आप रूट से रिलेटेड हैं। जो ईख है आपका, ये स्टेम यानी तना क्रॉप है, स्टेम क्रॉप है, तो ईख आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जुलाई 1982, है ना। नाबार्ड की बात की गई है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में होती है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है करंट में? GR चिंतला, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1951 में भूमि सुधारों के रूप में एक प्रसिद्ध अवधारणा प्रस्तुत की? तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन जाता है, और ये किसने की? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, UNO ने 1951 में भूमि सुधारों के रूप में एक प्रसिद्ध अवधारणा प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि सुधार आरंभ में किसके विरुद्ध कृषक संगठन के परिणाम स्वरूप देखने में आया? आपके ऑप्शन है भूमि जमींदारों के, भू खेतिहर मजदूरों के, सरकार के, या फिर सभी में? तो ये कहाँ आया? जमींदारों में, ठीक है, सबसे पहले। और ये स्टार्ट सबसे पहले कहाँ हुआ? रूस में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जमींदार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वायत्त स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वितरण किन किन देशों की समस्या से जुड़ा है? 10 मिनट का राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीकी देश, ठीक है, ध्यान रखना है। स्वायत्त स्वामित्व वाली भूमि का पुनर्वितरण अफ्रीकी देशों की समस्या है, ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूमि सुधार का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो ये भी 9वीं अनुसूची से है। भूमि सुधार का संबंध किससे है? 9वीं अनुसूची से, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM, इसको कब स्टार्ट किया गया? प्रश्न बन जाता है, और ये किया गया 12 अप्रैल 2005 को, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना होती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 2012 से 2017, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 2012 से 2017।
अगला प्रश्न है आपका, वह राज्य जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये किसने की? उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, ध्यान रखना है, उत्तराखंड राज्य ने अटल खाद्यान्न योजना स्टार्ट की, कब की? 2011 में। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया? उत्तराखंड। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ध्यान रखना है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है हम्पी और हॉस्ट्रेट में, हलेबिड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? होयसल स्मारक की बात की गई है, आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे हलेबिड और बेलूर, है ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होयसल के मंदिर को हाल ही में यूनेस्को साइट ने भी अपनी सूची में जगह दी है, तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है आपका। राइट आंसर क्या हो गया? हलेबिड और बेलूर में। ठीक है, होयसल राजवंश की राजधानी की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्रम थी। ठीक है, द्वार समुद्रम, द्वार समुद्र, इसका वर्तमान नाम क्या है? हलेबिड है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये जो है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 साल रहे। ध्यान रखना है, 21 साल दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में ये रहते हैं महात्मा गांधी जी। 21 साल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 साल। ये कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1893 में, 1993 में। ठीक है, 24 वर्ष की उम्र में गए थे, एक गुजराती व्यापार दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, और इसमें का राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेबल। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो प्रधान सेनापति था वो कौन था? लॉर्ड वेबल। भारत छोड़ो आंदोलन की डेट क्या है? आपको ध्यान रखना है, 8 अगस्त 1942। ओके, 1942, 8 अगस्त। ठीक है, लॉर्ड वेबल इस समय भारत के प्रधान सेनापति थे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है? तो आपके ऑप्शन है हिस्पार, जेम्मू, मिलाम या फिर बियाफो। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? मिलाम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसी हिमनद से शारदा नदी यानी काली नदी भी निकलती है, उद्गम स्थल है शारदा नदी का मिलाम, है ना, मिलाम हिमनद। और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिक्किम, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, सिक्किम राज्य की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई, ये घटना कहाँ देखने को मिली? तो ये जो है चीन का राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये पॉलिसी कब स्टार्ट हुई थी चीन में? 1958 में, 1958 से 60 के बीच में। ठीक है, 1958-60 के बीच में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी चाइना में स्टार्ट होती है, और इसके कारण भुखमरी से लाखों लोगों की जान जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है सुपीरियर झील का उत्तरी अमेरिका की? तो ये है आपका लौह अयस्क भंडार, है ना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लौह अयस्क भंडार का क्षेत्र यहाँ पे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको एक और क्षेत्र याद रखना, कोयला भंडार से रिलेटेड, अपलेशियन क्षेत्र, है ना। अपलेशियन क्षेत्र कोयला भंडार से रिलेटेड है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ओके, जबकि सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की लौह अयस्क भंडार के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है? आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या फिर जलवाष्प। तो राइट आंसर क्या होगा? धूल कण। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण। अगला प्रश्न है, उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणामस्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका मेथिल अल्कोहल। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन्स। तो राइट आंसर क्या होगा? आरएनए। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आरएनए होते हैं, आरएनए यानी राइबोसोम्स न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलिकोसिस कौन सी किससे रिलेटेड बीमारी है? गुर्दे से, यकृत से, फेफड़े से या फिर अवस्थित तंत्रिका से। तो राइट आंसर क्या होगा? फेफड़े से संबंधित ये बीमारी है सिलिकोसिस। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है लेजर, डॉट मैट्रिक्स, मैनुअल या फिर इम्पैक्ट। तो डेजी व्हील प्रिंटर एक टाइप है किसका? इम्पैक्ट प्रिंटर का। ठीक है, डी ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और ये किया है किसको? क्रोम को, है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्रोम को। ये गूगल द्वारा विकसित किया गया है। जबकि बात करें सफारी की तो ये एप्पल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। जबकि फायरफॉक्स ये जो है मोजिला फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट हुआ है, मोजिला के द्वारा। ठीक है,
और इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, ठीक है। आपको ये चारों ध्यान रखने हैं। क्रोम हो गया आपका गूगल ने विकसित किया है, सफारी एप्पल ने, फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन ने, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने। ओके, अगला देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? सुल्तानपुर में, अमेठी में, अयोध्या में या फिर रायबरेली में? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अमेठी, ठीक है। अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है? इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो बात करें गोविंद बल्लभ पंत की, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन आपका टी.एन. सिंह है, नित्यानंद स्वामी है, राम नरेश यादव हैं। तो आपको ध्यान रखना है नित्यानंद स्वामी ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बाकी टी.एन. सिंह, गोविंद बल्लभ पंत और राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और नित्यानंद स्वामी की बात करें तो ये उत्तराखंड के पहले सीएम थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नित्यानंद स्वामी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ है? तो ये आपका है कर्नाटक में, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। और इसी को नागरहोल नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। नागरहोल नेशनल पार्क या राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है। धाड़ी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये हो जाएगा धाड़ी विकास से रिलेटेड प्राकृतिक संसाधन, है ना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम आपकी 60 हो सकती है और मैक्सिमम 500 हो सकती है, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जहाँ पे गोवा है आपका। इसके अलावा ध्यान रखना है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम हो जाता है। और तीसरा है आपका सिक्किम, ठीक है। तो गोवा में कितनी सीटें हैं? 40 हैं। मिजोरम की बात करें तो यहाँ भी 40 हैं, जबकि सिक्किम में 32 हैं, ठीक है। इसके अलावा यूटी में आपको एक पुडुचेरी ध्यान रखना है, तो पुडुचेरी में 33 सीटें हैं, ठीक है। जबकि डिफ़ॉल्ट मोड पे आपको ध्यान रखना है 60 मिनिमम हो सकती हैं और 500 मैक्सिमम हो सकती हैं। गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुडुचेरी इसके अपवाद हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो आपके ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, गरीबों की निःशुल्क विधिक सहायता या फिर बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर ले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो ये भाग 4 का पार्ट है ना। किसका पार्ट है? भाग 4 का, संविधान के भाग 4 में आता है। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान इसके अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक इसके नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी का आर्टिकल पूछा जा सकता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 43 में ये वर्णित है, ओके। जबकि अगर हम बात करें बालकों की प्रारंभिक शिक्षा, तो इसके बारे में कौन सा आर्टिकल है? तो 86वें संशोधन 2002 में जो हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, जो आर्टिकल 45 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 45। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो गया? प्रौढ़ शिक्षा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये अवधारणा किसने दी? डॉक्टर राजकृष्ण ने, ठीक है। ध्यान रखना है, डॉक्टर राजकृष्ण ने, ठीक है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन है आपके कॉर्नबर्ग, जॉनसन, बेसन या फिर ओचाया। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? कॉर्नबर्ग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया 1959 में। और इनको इस चीज़ के लिए इनको जो है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल भी मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवीन आंकड़ों के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? चाइना, ठीक है। ध्यान रखना है, चाइना पहले नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है। किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव बंसल है, मनु महावर है, अमित खरे हैं, अमित नारंग है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अमित खरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2021 में जीआई प्रमाणित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप ब्रिटेन भेजी गई। इस शाही लीची का संबंध कहाँ से है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाही लीची का जीआई टैग कहाँ मिला है? बिहार में मिला है, ठीक है। बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला है और ये ब्रिटेन में भेजी गई, ध्यान रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिहार के और कुछ जीआई टैग आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि जर्दालू आम हो गया और इसके अलावा कतरनी चावल हो गए। जर्दालू आम, कतरनी चावल, इसके अलावा शाही लीची, ठीक है। ये बिहार से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। जीआई टैग सबसे पहले कब दिया गया था? 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? आपके ऑप्शन है भाषा, प्रतिमान, संस्थाएं या फिर भूमिका।
तो राइट आंसर क्या होगा? भाषा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है, जबकि प्रतिमान संस्थाएं भूमिका इसके पहलू हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिकीकरण, है ना। औद्योगिकीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है औद्योगिकीकरण। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान भारत में पंचायती राज कैसी अवधारणा है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राजनीतिक। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय विस्तार के आरोही क्रम में कौन है? तो इसमें आपका पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? ग्राम पंचायत, उसके बाद खंड विकास समिति होती है और इसके बाद जिला परिषद होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा है कि जहाँ जीवन है वही समाज है? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? मैकाइबर के द्वारा, है ना। मैकाइबर ने कहा है, वेयर एवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। जहाँ जीवन है वही समाज है, किसने कहा है? मैकाइबर ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीके को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रथा, है ना। डी ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, प्रथा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? ये भी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बन जाता है। और ये किसने कहा है? ये कहा है चार्ल्स मेटकॉफ ने। चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या कहा है? भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत की ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता कहा है? ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कहा है ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता, ये कहा है डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने। ठीक है, राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता कहा है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? ये कहा है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गांव की ओर लौटो। ये भी इंपॉर्टेंट कथन बन जाता है। और ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? बैक टू द विलेज, गांव की ओर लौटो। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार की प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की इस रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार आपको ध्यान रखना है, सी रंगराजन की रिपोर्ट है ये। और इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 रुपये। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी आधार पर शहरी क्षेत्रों में देखें तो शहरी क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये होगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये पर डे अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है तो ये जो है गरीब नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता के आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और ये किया जाना चाहिए अर्धवार्षिक, है ना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर हम कार्य पूर्णता अपूर्णता की स्थिति का जांच करें तो ये वार्षिक स्तर पर होती है, जबकि उपस्थिति यानी अटेंडेंस की बात करें तो ये त्रैमासिक होती है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भू कृषि का रिकॉर्ड को किस नाम से जानते हैं? इस डॉक्यूमेंट्स को गिरदावरी नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बिस्वा का एक बीघा से रेशियो क्या है? तो ये हो जाएगा 1/20, है ना। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1/20 में ये एक बीघे में कितने बिस्वा होते हैं? 20 बिस्वा होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक दिशा निर्देश 2012 के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले के अस्पतालों में कम से कम कितने बेड होने चाहिए, बिस्तर होने चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये होता है 7 से 17। ठीक है, ध्यान रखना है, 7 से 17। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, है ना। इसको सबसॉइलर भी बोलते हैं। मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल ये दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है ना। आपके ऑप्शन है स्प्रिंकल प्रणाली, चेक बेसिन, फेरू या फिर ड्रिप प्रणाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रिप, है ना। ड्रिप प्रणाली सिंचाई में जल प्रयोग में कुशल मितव्ययिता के अनुसार ये जो है सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इसका विकास कहाँ हुआ है? इजराइल में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ड्रिप सिस्टम का विकास कहाँ हुआ है? इजराइल में हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला आपका मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो ये राइट आंसर उनका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, मटियार दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, सिल्की मिट्टी या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी का सर्वाधिक कटाव इन तीनों मिट्टियों में मैक्सिमम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में ही ग्रामीण व्यक्ति को अनेक घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो ये भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये होना चाहिए 70, है ना।
70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन बेल लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और ये किया गया है 1400 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान रखा गया है 1400 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से शास्त्रीय नृत्य का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? तो ये आपका कथक हो जाएगा, है ना। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी हो जाता है बोधिकारों के प्रलेख को कहते हैं जमाबंदी। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। जमाबंदी क्या है? बोधिकारों के प्रलेख है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय किसके से? सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में सही है। सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ ये भी सही है। फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर यह भी सही है वृक्षारोपण का बड़े पैमाने पर लगाया जाना, जबकि नगरीय औद्योगिक संपदाओं में ये गलत हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किया गया जो है 1945 में। आपको ध्यान रखना है। राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष उत्तर प्रदेश में पारित हुआ? 1945 में, जबकि लागू कर दिया गया 1 साल बाद 1946 में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।